हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का थर्ड यूनिट का पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एसी करंट्स और डीसी करंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टडी करंट। तो हम पहले ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या धारा को हम क्या कहते हैं। कि अगर कोई हम एक सर्किट बनाएं और जो चार्ज है वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। अगर ये चार्ज बहने की दर को हम धारा बोलते हैं। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम कैलकुलेट और मेजर भी कर सकते हैं। तो करंट को अगर हम ये मानते हैं कि ये करंट एक सर्किट में एक इंस्टेंट में वो बताती है कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन के अंदर पास करता है। अगर आवेश बहने की दर समय के से इंडिपेंडेंट है या समय पर निर्भर नहीं करती, यानी इसको स्टेडी है, तो हम धारा को I = क्यूब अपॉन T बताते हैं। अगर ये जो रेट ऑफ चार्ज बहने की दर समय पर निर्भर करती है, तब हम एक क्षणिक चार्ज निकालते हैं, जिसको हम I/dq/dt से ले सकते हैं। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं, एक डायग्राम है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर धारा बह रही है और चार्ज बह रहा है। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चार्ज बह रहा है उसको हम धारा बोलते हैं। अगर चार्ज को हम कूलम में नापें और समय को सेकंड में, तो यूनिट ऑफ चार्ज को हम एम्पियर बोलते हैं। तो हम एक एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में AMP या शॉर्ट में AMP, छोटा AMP लिखते हैं और इसको यूनिट A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी हम कहते हैं कि एक एम्पियर = 1 कूलम बट 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, क्योंकि वो वेक्टर के जोड़ के नियम को फॉलो नहीं करती। धारा का दिशा हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में जो बताता है कि किस दिशा में पॉजिटिव चार्ज बह रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के धाराएं हो सकती हैं। पहले तो है डिश धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल है, इसका समय के साथ या डायरेक्शन के साथ परिवर्तन नहीं होता। और ये जो प्रोड्यूस होता है या पावर सप्लाईज में होता है कि डीसी सप्लाई एक सर्किट में हम ये बताते हैं, अगर समय और धारा के बीच में एक ग्राफ खींचें तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। इसी प्रकार एक दूसरी तरह की धारा, इसको हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं, डीसी धारा को। दूसरी प्रकार की धारा जो है, इसको हम AC धारा या AC प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और इस प्रत्यावर्ती धारा का नाम डिफाइन साइनसॉइडल होता है, और हम इसको जनरली एक साइन वेव के इक्वेशन पे रिप्रेजेंट करते हैं, A = A max sin 2π/ft, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है और t समय के नाम। ये बाई डायरेक्शनल होती है इसके अंदर, और ये एक अर्ध साइकिल के पश्चात ये अपनी डायरेक्शन को बदलती है। और इसको हम कहते हैं कि ये जो भी हमें भी जो धारा मिल रही है, ये टाइम वेरिंग फॉर्म है। और सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर AC करंट है, उसको हम साइनसॉइडल वेव फॉर्म करें, जिनका हम इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन वेव बोलते हैं, और ये हमें जनरली काम आती हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस धारा, अलग अलग प्रकार की धाराएं, टाइम डिपेंडेंट AC वेव फॉर्म्स हो सकते हैं। और AC वेव फॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो उनका पीरियड टाइम होगा, उनके पास फ्रीक्वेंसी होगी, और उनके पास कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो AC धाराएं हमारे पास 4 प्रकार का शेप हो सकता है। एक तो जनरली जिसको हम कहते हैं साइन वेव फॉर्म, जो प्योर साइन वेव की तरह होता है। एक इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, जो पूरा साइन वेव नहीं है, मगर ये अर्ध साइकिल के पश्चात अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसी प्रकार एक वेव फॉर्म कहते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में जो वेव फॉर्म है, एक ट्रायंगुलर है, एकदम एक पीक पर जाती है और पीक से तुरंत
दूसरी पीक पे जाती है दूसरी साइड में। इसको हम एक ट्रायंगल का शेप होता है, इसको हम ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बोलते हैं। और एक चौथे प्रकार का जो एसी करंट है वो स्क्वायर वेव फॉर्म है, उसका बिल्कुल स्क्वायर है, बढ़ती है थोड़ी देर तक, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, फिर एकदम नेक्स्ट टाइम दूसरे कांस्टेंट हो जाता है और ये स्क्वायर वेव फॉर्म हो जाता है। तो ये 4 प्रकार की एसी वेव फॉर्म्स हैं जो हम अलग अलग जगह ज़रूरत के अनुसार हम काम में लेते हैं। ज़्यादातर एसी वेव फॉर्म में हम हमारे मतलब की साइन वेव फॉर्म है जिसमें साइन वेव्स का सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एक कंडक्टर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटम्स जो होता है वो लूजली बाउंड होते हैं और वो हमेशा करीब करीब फ्री होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए अपनी थर्मल एनर्जी के कारण। और इनको हम ये कहते हैं कि आराम से घूमते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में कहते हैं। अगर एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम्स को छोड़ देते हैं, और एटम हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयन से, अब ये अपने जो इलेक्ट्रॉन जो जिन्होंने अपने मेटल को छोड़ दिया ये कोलाइड करते हैं अगेन एंड अगेन विद द पॉजिटिव चार्ज, और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि उसका नेट जो पर्टिकुलर किसी भी नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ज़ीरो होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक करंट जिस थर्मो मोशन के कारण ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ज़ीरो, जो मैंने इस डायग्राम में आपको बता रखा है। इसके बाद हम कहते हैं अगर सपोज़ हम ये कहते हैं कि अगर हम इस पर कुछ भी एक पोटेंशियल ड्रॉप लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, और तब हम कहते हैं कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर एक फोर्स लगता है जिसको माइनस ई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया ई लिखता है, जहाँ ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ई इज़ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसके कारण। नेगेटिव साइड ये बताता है कि फोर्स और इलेक्ट्रॉन वो उस डायरेक्शन में होता है जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो अप्लाइंग द दैट एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ चार्ज दे देता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द, एक कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रिक वेलोसिटी चार्जेस को एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर कुछ वेलोसिटी देता है और इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अगर हमने जो एवरेज एनर्जी को हम अगर लगाएं जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन में मूव करती है उसको मैं वी कह सकता हूँ। इसके बाद जो हमें एक और टर्म की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को है वो हम ये मानते हैं कि करंट जो पर्टिकुलर एरिया में बह रहा हो उसको हम धारा घनत्व या धारा डेंसिटी करंट डेंसिटी बोलते हैं। धारा जो एक पर्टिकुलर एरिया के में बह रही है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। अगर इसको हमें निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि हम सपोज़ एक कंडक्टर लेते हैं जो लेंथ L का है और जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसके अंदर करंट हमें जो मिला है द मोशन जो धारा बह रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बह रही है। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है वो इनके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बन जाती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो इस वैल्यू ऑफ Vd फॉर 1 सेकेंड वो बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है। अगर मेरे को इसमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना हो तो मैं dV लिखूँगा Vd इंटू ds, क्योंकि लेंथ इंटू दिस एरिया सरफेस एरिया वॉल्यूम बन जाता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ मैं इसमें बना कि n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज, तो मैं इसको इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ne से और ईच इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इनको मल्टीप्लाई करूँ तो
मेरे को ये मिल जाएगा कि पर यूनिट एरियम चार्ज कितना हो रहा है, तो डी क्यू इज इक्वल टू एन ई वी डी एस डॉट डी एस आ जाएगा। मगर हम ये जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट पर सेकेंड इसको हमने धारा को डिफाइन कर रखा है, तो ये सिंपल धारा होगी। तो मैं इसको डी आई इज इक्वल टू एन ई वी डॉट डी एस। हम जानते हैं कि वी ई एन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो एन ई वी डी एस वेक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और इसको हम जे बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि J इज इक्वल टू, यानी करंट डेंसिटी जिसको हमने J से डिफाइन किया है उसको हम एन ई वी डी डिफाइन कर सकते हैं। और ये वैल्यूज अगर मैं अपने उपरोक्त समीकरणों में रख दूं तो डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस हो जाएगा। और अगर हम ये मानता हूँ कि ये किसी स्मॉल एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन मैं निकालूं और इसका यूनिट नॉर्मल ले लूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जे डी एस अपॉन डी आई इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल, और ये हो जाएगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इसके नॉर्मल की दिशा में धारा बहने की, जहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम ये मानते हैं कि ये जो एरिया है धारा के परपेंडिकुलर है, तो करंट डेंसिटी को हम तो परपेंडिकुलर 90 हो जाएगा, तो हम इसको जे को डी एस अपॉन डी आई लिख सकते हैं। और इन दोनों को इक्वेशन को मैं अगर इंटीग्रल करूं तो मेरे पास कुल धारा का मान डी आई जे डी एस इक्वल टू आई एन वी वी डी एस, ये हमारे पास जो इंटीग्रल है ये मेरे को पूर्ण सरफेस पे लगाना है, इसलिए मैंने सरफेस इंटीग्रल से इसको डिफ्रेंशिएट किया, और ये हमारे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। इस करंट डेंसिटी का उपयोग हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालने के लिए करेंगे, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।